हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोटल एकेडमी की ओर से। मैं हूं अमित। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके साथ हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अभी तक हम लोग 2015 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो प्री में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको कोटल एकेडमी मिशन यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, वहां जाकर आप इनको देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2016 के क्वेश्चंस को। इस सीरीज में हम 2011 से लेके 21 तक के सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के डिस्कस करेंगे। अभी आपको हिस्ट्री के मिल रहे हैं, इसके बाद बाकी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस पे लगातार अपडेट आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज्ञान को बाकी लोगों में भी फैलाइए। अच्छा, ये बात तो मैं पिछली बार भी बोला था, कोई बात नहीं। चलिए सीधा शुरू करते हैं टाइम गवाए बिना। पहले प्रश्न से 2016 का पहला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर लेंगे, बुराई क्या है। मध्यकालीन भारत मतलब 1206 इधर के बाद भारत के संदर्भ में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है तमिल क्षेत्र के सिद्धों के बारे में आपने सुना होगा कि ये सिद्ध जो है, इन्होंने आयुष पद्धति एक थी सिद्धा। आयुष में 5-6 पद्धति है चिकित्सा की, एक सिद्ध चिकित्सा पद्धति इन लोगों ने प्रदान की थी। कहा जाता है कि 18 सिद्ध थे जिन्होंने बहुत मेहनत से उस चिकित्सा पद्धति का विकास किया था। देखते हैं क्या कहते हैं। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे। हाँ, एक क्या थे? एकेश्वरवादी थे। और इन्होंने मूर्ति पूजा की निंदा की। एकदम सही है, इन्होंने मूर्ति पूजा की धूमधाम से निंदा की है। बस ये बात आप याद रखिएगा, किसने? सिद्धों ने। तो पहला ऑप्शन हो गया सही। तो जहां हमारा एक है वो हमारा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, हुआ क्या, अब से आप देखोगे 2016 के बाद से ये आपको 15 से ही दिख गया था, 14-15 से, कि इस प्रकार के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी कि केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों, या एक या दो में से कोई भी नहीं। ये थोड़ा सा ऑप्शन टफ पड़ते हैं कई बार हमको एलिमिनेशन के लिए, लेकिन फिर भी इनको सोल्व करना भी सीखेंगे। और कहां से सीखेंगे? जो यूपीएससी जैसे पूछ रहा है वैसे ही हम लोग भी सीख लेंगे। दूसरा, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायतों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सवाल उठाया। लिंगायत आपको पता होगा, लिंगायत आजकल भी बहुत चर्चा में रहते हैं। एक लिंगायत पे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, तो लिंगायतों को आपको पढ़ना पड़ेगा। लिंगायतों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सवाल उठाया। एकदम सही बात है, इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है। सवाल क्या उठाया? मना ही किया सीधा। और जाति पदानुक्रम को खारिज कर दिया। जाति व्यवस्था के एकदम खिलाफ थे कौन? लिंगायत संप्रदाय के लोग। आप लोग ध्यान रखोगे, आजकल जब चुनाव होते हैं तो लिंगायत, वीरशैव, इन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके इतिहास के संबंध में? धार्मिक इतिहास के संदर्भ में। क्या भाई धार्मिक इतिहास? देख लेते हैं। धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय के केंद्रीय संकल्पना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हीनयान और महायान के बारे में। हीनयान और महायान का विकास हुआ था चौथी बौद्ध संगति में। चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? चौथी बौद्ध संगति 78 एडी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन कहाँ है? कुंडल वन, कुंडल वन है कश्मीर में। इस समय शासक कौन था? इस समय कुषाण शासक कनिष्क था, जिसने ये बौद्ध संगति आयोजित करवाई थी। ये तो एक बात हो गई, फैक्चुअल बात। दूसरा, इनमें अंतर क्या होता है हीनयान और महायान में? बौद्ध धर्म इसमें 2 शाखाओं बटा, मैंने मतलब बोला। हीनयान वाले बोधिसत्व की अवधारणा को नहीं मानते हैं, जबकि महायान वाले मानते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये कथन हो गया यहाँ पे गलत। और जहां एक है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व मतलब जैसे एक तरह से अवतारवाद है। ध्यान रखना कि बुद्ध के अवतार होंगे, भविष्य में भी अवतार होने वाले हैं और भूतकाल में भी हुए हैं। महायान वाले मानते हैं कि हमको स्वयं की कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बुद्ध आएंगे स्वयं हमारे को लेके जाएंगे। और बुद्ध मतलब
बोधिसत्व के रूप में आएंगे और हमको मोक्ष प्रदान करवाएंगे। हीनयान वाले मानते नहीं बुद्ध नहीं आएंगे, ना बोधिसत्व आएगा, हमको तो स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस संदर्भ में ना बंदर और बिल्ली की कहानी चलती है। बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को मुंह में दबा के एक जगह से दूसरी जगह घुमाती रहती है। उसको बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता है, वो आलसी बना बैठा रहता है, एकदम लटका रहता है मुंह में। ऐसा बंदर के यहाँ इसका अपोजिट होता है। आपने देखा होगा जो बंदर की मम्मी रहती है, उनकी तो मम्मी होती है, जो बंदर की मम्मी रहती है वो एकदम चिपकाए रहती है उसको। लेकिन ध्यान से देखना, बंदर जो है ना, छोटा बंदर छोटू, वो एकदम जोर से कस के पकड़े रहता है मम्मी को, कभी छूट नहीं जाऊं। तो हीनयान वाले बंदर वाली अवधारणा मानते हैं कि जिस प्रकार बंदर का बच्चे को अपनी माँ को पकड़े रहना पड़ता है जोर से, तो इतना प्रयास करना पड़ेगा। जबकि महायान वाले क्या मानते हैं, महायान वाले मानते हैं कि बुद्ध ही लेके जाएंगे मुंह में दबा के बिल्ली के जैसे। याद रखिएगा भाई बात को। तो पहला कथन हो गया गलत। दूसरा, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। हाँ सही है, सुनने में अच्छा लग रहा है कि बोधिसत्व जो है करुणामय है। सुनने में क्या है, आपने पढ़ा भी होगा ये वाली बात कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, मतलब करुणा में रहते हैं बोधिसत्व। मतलब ऐसे नहीं है कि वो खूंखार टाइप के हों, भगा दें आपको, आप गए मोक्ष दे दो प्रभु, हाँ आ जाओ भाई लेके चलते हैं तुमको। बोधिसत्व, तीसरा कथन है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण की प्राप्ति विलंबित करता है। कथन सही है। तो ए 2 और 3 हमारे दोनों सही हैं, तो आंसर निकलेगा बी। और यहां पूछा भी क्या है, सही पूछा गया है। ये जो लाइन है इसका मैं तीसरी वाली लाइन का सिंपल सा आपको बताता हूं कि जो बोधिसत्व है वो चाहता ये है कि सब लोग मोक्ष के मार्ग पर जाएं और फिर मैं जाऊं। अब उसको फिर बाद में जब खुद को जाना है तो स्वयं तो कभी भी जा सकता है, लेकिन स्वयं को रोके रखता है कि भाई मैं रोके रहता हूं, अपने मोक्ष पर जाने के मार्ग को विलंबित करता हूं, मैं मोक्ष पर अभी नहीं जाता हूं, कुछ देर रुका रहता हूं, ये चिंटू मिंटू इनको आगे पहुंचा देता हूं। ये कहानी है तीसरे वाले कथन की। तो आप समझ गए हो, आंसर हमारा निकला है बी। चलिए अब देखते हैं कथन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात या बातें समान है या हैं? आप लोगों ने ये वाली बात अच्छे से पढ़ रखी होगी कि पिछली बार जो महाबलीपुरम का क्वेश्चन था याद रखिएगा, और इस बार महाबलीपुरम का दोबारा से आया हुआ है। और अजंता और महाबलीपुरम के बारे में ठीक ठाक पढ़ा रखा होगा। महाबलीपुरम किससे संबंधित है, हिंदू धर्म संबंधित मंदिर बनाए गए हैं। किसने बनाए हैं, पल्लव डायनेस्टी के लोगों ने, पल्लव वंश के लोगों ने बनाए हैं। किस शैली में बनाए हैं, द्रविड़ शैली में बनाए हैं। और उनकी खुद की शैली थी, उपशैली थी पल्लव शैली जिसको बोलते हैं। उस पल्लव शैली को भी 4 भागों में बांटा गया है, नंदी वर्मन शैली, महेंद्र वर्मन शैली, मामल्य शैली, राज सिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। जो मामल्य शैली है उसमें रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया है, सप्त पैगोडा मंदिर याद रखिएगा। इसी प्रकार से तटीय मंदिर, महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया गया है। जबकि अजंता का संबंध मुख्य रूप से किससे है, अजंता का संबंध चित्र से है, चित्रकला से है। और किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। कई सारी गुफाएं वहां मिली हैं, पद्मपाणि नामक चित्र भी वहां पर मिला है बुद्ध का, आपको पता है वाली बातें सारी। देखते हैं क्वेश्चन खोलकर। दोनों ही एक समय काल में निर्मित हुए थे, एकदम गलत है। महाबलीपुरम हमने पिछली बार ही देखा था, 7वीं 8वीं शताब्दी में बना हुआ था महाबलीपुरम के मंदिर जो थे। लेकिन अजंता जो थी उससे पहले निर्मित हो चुकी थी, गुप्तों ने भी इसमें योगदान दिया है, आपने पता होगा। दूसरा देखते हैं, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। नहीं, हम लोग ये वाली बात भी देख चुके हैं। अब 2 को गलत कर चुके तो आंसर निकल आना चाहिए। तो ये भी गए, ये भी गए। अच्छा, अभी एक ऑप्शन और बच रहा है कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन क्या ढूंढना है, सही उत्तर ढूंढना है। दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, ये सही है। शिलाकृत मतलब रॉक कट, मतलब इनको चट्टानों को या पत्थरों को काट के बनाया गया है, ये वाली बात सही है। क्योंकि आपने देखा गुफा तो चट्टानों को काट के बनाई जाएंगी, और महाबलीपुरम के मंदिर प्रसिद्ध ही इसलिए हैं कि उनको रॉक कट, चट्टानों को काट के बनाया गया है। तो आंसर हमारा तीसरा, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है, केवल कथन 3, ये वाला आंसर निकलेगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सम्राट अशोक, अशोक के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। अशोक का ऑप्शन आसानी से बनेगा क्वेश्चन आपसे।
सम्राट अशोक किस साम्राज्य से संबंधित थे, किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से संबंधित थे हमारे सम्राट अशोक। के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन, डिसाइफर किसने किया था? देखो जो इंग्लिश मीडियम के वो तो डिसाइफर से आराम से समझ जाएंगे। कई बार हिंदी मीडियम को दिक्कत आती है कि विकूटन है क्या, किसी को कूटना है क्या, कूटी दे क्या, ये वाले भाव रहते हैं क्या। और इंग्लिश में देखेंगे डिसाइफर, तब भी कहीं पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो विकूटन, कूटन का मतलब होता है, कूटना नहीं होता है, कूटन का मतलब होता है कोडिंग करना। तो विकूटन का मतलब क्या होगा? डिकोडिंग करना। डिकोडिंग मतलब जो कोड में लिखा है उसको पढ़ लेना, समझ लेना, ये होता है विकूटन का मतलब। तो इस जो क्वेश्चन है ये पूछना ये चाह रहा है कि अशोक के जो राज्यादेश थे उनको या अभिलेख थे उनको किसने पढ़ा था, किसने उनको डिकोड किया था? ये सबको पता होगा, जेम्स प्रिंसेप, जॉर्ज वूलर नहीं थे, मैक्स मूलर ये भी नहीं थे, विलियम जोन्स नहीं थे, जेम्स प्रिंसेप थे। 1838 ईस्वी में इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अशोक के अभिलेख आपको पता होगा 3 भाषाओं में लिखे हैं, 3-4 भाषाओं में। लिपि भी अलग अलग इस्तेमाल की गई है, 3-4 लिपियों में लिखे गए हैं। कौन कौन से? अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्ठी, इन सब लिपियों में लिखे गए हैं। और अशोक के जो अभिलेख हैं वो तक्षशिला से लेके और आंध्र प्रदेश तक मिलते हैं, साउथ में तक मिलते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था सम्राट अशोक ने। वो कलिंग के बाद कोई युद्ध नहीं किया था, ये भी आपको पता है। तो शांतिपूर्ण साम्राज्य स्थापित किया था सम्राट अशोक ने। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। करते हैं। एरीपत्ती, देखो मैंने आपको बताया था जब हम 14 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि अब एक ऐसा क्रम शुरू हो जाएगा कि वो एक शब्द उठाएंगे, शब्दावली, और शब्द का आपसे अर्थ पूछते रहेंगे। शुरू में 1-2 पूछेंगे, फिर बाद में तो ऐसी हालत हो जाएगी कि एक ही शब्द है और उसका अर्थ बताइए। तो ये आपको एनसीईआरटी में काफी सारा इसका मटेरियल मिल जाता है, एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हो। उस एनसीईआरटी में कई सारी शब्दावली दे देती है, तो आपको उसको पढ़ना होता था। शुरुआत में इन पर कम ध्यान दिया जाता था, आजकल आपको उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। एरीपत्ती एक शब्द है, उसका विवरण दिया है। भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। सही बात है, इसलिए इस एरीपत्ती भूमि को जलाशय भूमि, टैंक विलेज या टैंक लैंड भी बोला जाता था। मतलब है जो भूमि एरीपत्ती होती थी उससे जो लगान या भू राजस्व वसूल किया जा रहा है उसका प्रयोग कहां किया जाएगा? उसका प्रयोग किया जाएगा जलाशयों के उद्धार के लिए या उनके रखरखाव के लिए, कि भाई उनमें से डीसिल्टिंग कर दो, कचरा हटा दो, इन सब के लिए। दूसरा तनियूर ग्राम, लिंक पता नहीं क्या लिखा है, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान दिए गए ग्राम। ये तो गलत है, क्योंकि आपको पता है इसका मतलब था, इस कथन का मतलब था ब्रह्मदेय या अग्रहार भूमि। ब्रह्मदेय या अग्रहार भूमि इसको बोला जाता था जो ब्राह्मणों को दी जाती थी। तो दूसरा कथन हो गया गलत, निकल रहा है क्या दूसरे से? नहीं, आपको तीनों कथन पता होने चाहिए। तीसरा घटिका, घटिका जो है वो स्कूल रहते थे, क्षेत्रीय स्तर पर स्कूल रहते थे, छोटे छोटे स्कूल, और जो मंदिरों में इनकी पाठशाला लगाई जाती थी, मंदिरों से संबंधित रहते थे। आपने वाली बात पढ़ी होगी, पहले स्कूल पीपल के वृक्ष के नीचे। पहले छोड़ो, अभी भी हमको कई जगह यूपी बिहार में उदाहरण देखने को मिलता है, एमपी छत्तीसगढ़ में, कि स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह नहीं बनी है या वहां लाइट नहीं आती या कोई और समस्या है, इस वजह से टीचर्स को जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे या किसी पेड़ के नीचे क्लास लगानी पड़ रही है। और टीचर भी इतने जुझारू रहते हैं टीचर्स कि वो अच्छे से पढ़ाते भी हैं बच्चों को। तो ये घटिका थे, वो मंदिर परिसर में क्लास लगाई जाती थी, छोटे छोटे स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, उसको बोलते थे घटिका। तो दूसरा कथन सही है। तो 1 और 3 जहां होंगे वो सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? हमारा आंसर निकलेगा डी। याद रखिएगा आंसर क्या है? डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों, चलिए पुस्तक पूछिए, में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? शुंग राजवंश का कौन कहता है यूपीएससी फैक्ट नहीं पूछता? मैंने आपको हमेशा बोला है कि फैक्ट भी पूछता है और कंसेप्ट भी पूछता है। ज्यादातर कंसेप्चुअल रहता था, अब आप देखोगे फैक्ट थोड़े से
बढ़ने लगे हैं। तो शुंग वंश का संस्थापक आपको पता लगाना पड़ेगा, कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। इस पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। इस पुष्यमित्र शुंग के समय ही पहली बार भारत में इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ था। तब पॉइंट ये है, उन्होंने पुष्यमित्र शुंग के बारे में नहीं पूछा है, उनने पूछा है उसके बेटे के बारे में कि उसका पुत्र जो था उससे संबंधित पुस्तक है, ये पूछा है उन्होंने। तो उनका बेटा था अग्निमित्र, अगर आपको याद हो। और अग्निमित्र के बारे में एक किताब है, वो है मालविका अग्निमित्र। अगर आपको अग्निमित्र का नाम पता है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्या नाम है? अग्निमित्र, इतना नाम से निकल रहा है, मालविका प्लस अग्निमित्र। ये जो किताब है इसमें मालविका और पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन है, प्रणय प्रसंग का वर्णन है, लव स्टोरी है एक प्रकार से। ये जो है ये रचना कालिदास की है, कालिदास की है, और यह एक नाटक है, मतलब मालविका अग्निमित्र नाटक है। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके नवरत्नों में शामिल थे। इन नवरत्नों में जो कालिदास थे उन्होंने 7 ग्रंथ प्रमुख लिखे हैं। 2 हैं महाकाव्य, 2 हैं खंडकाव्य और 3 हैं नाटक। एक और उसमें नाम दिया है मेघदूत। मेघदूत जो है वो खंड काव्य है, कालिदास का ही है। इसमें यक्ष यक्षिणी के बारे में बताया गया है। इसमें यक्ष जो है तड़पता है यक्षिणी के वियोग में, यक्षिणी से दूर रहकर, उसकी कहानी का बहुत मार्मिक चित्रण किया गया है। कालिदास आपको पता होगा भारत के शेक्सपियर नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने जो नाटक लिखे हैं, कई विद्वान कहते हैं शेक्सपियर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शेक्सपियर जो नाटक लिखता था वो लिखता था दुखांत, मतलब दुखांत का मतलब है लास्ट में जाके आपको आंसू आ जाए। और कालिदास कैसे लिखता था, मतलब कबीर सिंह जो फिल्म है ना, अगर लास्ट में कबीर सिंह की प्रेमिका उनसे नहीं मिल पाती तो वो कहानी आप कह सकते हो किसने लिखी है? शेक्सपियर ने। लेकिन मिला दी तो किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। मतलब इसमें अगर कोई बिछड़ गया तो बिछड़ ही रहेगा, वो मिलेगा नहीं। आपने जूलियट के बारे में सुना होगा, उस जूलियट की कहानी भी इन्होंने लिखी थी, हमारे शेक्सपियर ने। तो कालिदास को कई लोग विरोध करते हैं, इनको मत कहो क्योंकि इन्होंने सुखांत लिखे हैं, सब जाके सब चंगा सी वाला माहौल बना देते हैं कि सब बढ़िया है जी। तो मेघदूत भी मैंने आपको बताया कालिदास ने लिखा है। रत्नावली जो रचना है वो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है, हर्षवर्धन द्वारा। ये वर्धन वंश का सम्राट था। इसने 2 और पुस्तकें लिखी हैं, प्रियदर्शिका और नागनंद। अगला है स्वप्नभास दत्ता, इसके लेखक हैं भाष। ये भी एक नाटक है, याद रखिएगा, ये भी एक क्या है? नाटक है। तो हमारा आंसर मिल ही गया कि बी है आंसर। बस आपको अग्निमित्र का नाम पता होना चाहिए था, आंसर अपने आप निकल आता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा, इतिवृत्त का मतलब होता है एक तरह से कहानी, इतिवृत्त कहानी बोलना, इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों, वो तो आपको समझ में आ रहा होगा, राजवंश के इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मतलब किसका व्यवसाय था इतिवृत्तों, राजवंश इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना? अब कंठस्थ क्यों करते होंगे? कंठस्थ करते होंगे सुनाने के लिए। एक बार कंठस्थ कर लिया, रट लिया, अब उसको सुना लो। जैसे आपको यूपीएससी हिस्ट्री पूछना बंद कर दे तो आप हिस्ट्री को कंठस्थ करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तो ये क्यों कंठस्थ करते थे? क्योंकि इनको सुनाने का मौका मिलता था, सुनाने के बदले पैसे मिलते थे। श्रमण, श्रमण जो है वो साधु होते हैं, इसका संबंध विशेष रूप से जैनों से है। दूसरा है पारिव्राजक, परिव्राजक। परिव्राजक एक तो वंश हुआ है मध्य प्रदेश में, लेकिन इसका संबंध इससे तो है नहीं है। परिव्राजक होते हैं घुमक्कड़ साधु, जो जगह जगह घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ साधु जो एक जगह नहीं टिकते हैं, आज यहाँ तो कल वहां, या वर प्रकार के साधु। अगला है अग्रहारिक। अग्रहारिक कौन होते हैं? पिछला क्वेश्चन में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि अग्रहार भूमि होती है जो ब्राह्मणों के लिए सदैव के लिए दी जाती है, जो पिछला क्वेश्चन था। तो जो अग्रहार भूमि के रखरखाव करता है उसको बोलते हैं अग्रहारिक। चलो 3 हो गए, तो चौथा बचा मागध, और मागध इसका आंसर है। मागध कौन था? मैंने बोला ना ऐसे पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मागध हैं जो कथाओं को, वीर गाथाओं को, वंशावली को याद करते हैं और उनको सुनाते हैं। आप लोग नॉर्थ इंडिया से हैं
तो आप लोग को पता होगा कि इलाहाबाद में पंडा नाम का समुदाय बैठता है, उनको पंडा ही बोलते हैं, मतलब आप विरोध मत करिए इस बात का। वो क्या करते हैं, आपके पीढ़ी की 10 पीढ़ी पहले पूरी वंशावली अपने पास रखते हैं, और वो जैसे ही 1-2 साल में आपके घर में भ्रमण करते हैं, जब आते हैं तो अगली जो पीढ़ी का विकास हुआ है 2-4-5 साल में, जो नए हो गए उनके नाम जोड़ देते हैं, और उसके बदले आपसे कुछ डिमांड करते हैं, कभी गेहूं लेके जाते हैं, कुछ पैसे लेके जाते हैं। ऐसे ये मागध थे, ये याद कर लेते थे कंठस्थ, कॉपी में नहीं लिखते थे। ठीक है। अगला देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो प्रश्न है ना, इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो बन सकता है, अदरवाइज आप ढूंढते रहो कहां से आया है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से आएगा। पढ़ के देखते हैं। चलिए, पहला उसने पूछा है कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित है। कृष्णदेव राय कहां के शासक थे? कृष्णदेव राय थे विजयनगर साम्राज्य के शासक। किस वंश से संबंध था? उनका तुलुव वंश से संबंध था कृष्णदेव राय का। क्या पूछ रहा है इसमें देखते हैं, और सही पूछा है। मैंने बोला है आपको हमेशा ये वाला जो पॉइंट है इसको अंडरलाइन जरूर करना है। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। सही है। जब अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश काल से क्वेश्चन था कि उन्होंने प्रारंभ किया था, क्या व्यवस्था प्रारंभ की थी अंग्रेजों ने, कि एक कथन ऐसा था कि अंग्रेजों ने भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व लगान शुरू किया था। तो मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं है, प्राचीन काल से हमारे यहाँ चला आ रहा है। मौर्यों के यहाँ भी आप देखोगे भूमि को बांटा गया था 2-3 प्रकार से, तो अगर वहां बांटा गया तो यहाँ भी बांटा गया होगा। एकदम कॉमन सेंस की बात है कि अगर बंजर भूमि है तो उससे कृष्णदेव राय टैक्स क्यों लेंगे? सिंपल बात है। मैं ये बात कर रहा था कि थोड़ी समझ से ही ये क्वेश्चन सही हो सकता है। बंजर भूमि पे कुछ हो नहीं रहा, क्यों टैक्स लेंगे? लेकिन ब्रिटिश उनने तो कह दिया कि अगर भूमि गिन ली है, काउंट कर ली है कि आपके पास भूमि है, तो उनको तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत टैक्स लेना ही लेना है। तो ये वाली बात सही है। दूसरा, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। ये वाले पॉइंट जो हैं, ये दोनों पॉइंट कोई भी साम्राज्य जाए, कोई भी शासक आ जाए, दोनों एकदम इतने कॉमन है कि इन दोनों को सूट कहीं भी हो सकते हैं। बस उन्होंने नाम लिख दिया कृष्णदेव राय का, ताकि आपको मन में थोड़ा डर पैदा हो, आप लोग हिचकोगे इसको लगाने में, और आप अगर थोड़ा सा भी झिझक खाई तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। आपको पहला वाला तो आप अनुमान लगा सकते हो, दूसरे वाले में आप सोचोगे है कि नहीं, औद्योगिक बात की है, कारखाने बात की है, उद्योग तो अभी बने हैं। तो आप याद रखो, उद्योग शुरू से रहते थे, बस उद्योगों का स्तर बदल जाएगा। अभी कारखानों में वस्तुओं का निर्माण होता था, पहले घरों में होता था। बस इतनी सी बात है। तो ये वाला आंसर में, इस वाले जो क्वेश्चन है, दोनों कथन सही है, और आंसर क्या है इसका? सी, 1 और 2 दोनों। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि कुछ क्वेश्चन समझ से भी बना सकते हो आप। कोई भी शासक आ जाए, ये दोनों कहीं भी सही होंगे। अगर आपने कारखाना खोल रखा है और राजा को टैक्स नहीं मिले, तो राजा उस कारखाने को चलाने देगा क्या? नहीं चलाने देगा, सिंपल बात है। तो अगर कारखाना चलाना है तो राजा को टैक्स देना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। भारतीय इतिहास में के मध्यकाल में बंजारे सामंत, फिर से एक शब्द उठा लिया है बंजारे, और पूछा है क्या थे बंजारे। मतलब अगर ये पूछ लेते बंजारे का मतलब क्या है, बंजारे शब्द से आप क्या समझते हो, तब भी ये बात वही थी जो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो क्या थे बंजारे? आप हम ना ऑप्शन देखते हैं, फिर उसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहला, बंजारे कृषक थे। क्या कृषक थे बंजारे? नहीं थे। बंजारे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा आपके गांव शहर में बंजारे आपको मिले होंगे। राजस्थान के जो बंजारे हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। ऊंटों के साथ आते हैं, भेड़ों के साथ आते हैं, और भेड़ों को देख रेख के लिए, ऊंटों की देख रेख के लिए कुत्ते पालते हैं, उनका ऐसा है। तो कृषक तो नहीं थे। बंजारे योद्धा? नहीं, योद्धा भी नहीं थे। मैंने बोला एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमते रहते थे। बुनकर? अगर उनको बुनकर ही बनना है तो एक जगह रह के बन जाएंगे, घूमेंगे क्यों भाई? तो बुनकर भी नहीं थे। चौथा है व्यापारी, लेकिन अगर व्यापार करना है तो एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ेगा। तो बंजारे क्या थे? बंजारे थे व्यापारी थे। यही है। तो आजकल शब्दावली, एक काम करेंगे, अभी कभी टाइम मिलेगा तो शब्दावली के संबंधित एक वीडियो बनाया जाएगा, कभी मौका मिलेगा तो, क्योंकि ऐसे जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इनसे हमको निपटना पड़ेगा अच्छे से। चलिए, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में
शब्द अर्घट्टा, देखो एक ही साल में कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। एरी पत्ती आ गया, तनियूर आ गया, फिर बंजारे आ गए, अब आया कौन सा, अर्घट्टा शब्द पूछ लिया कि अर्घट्टा क्या है। तो क्या है अर्घट्टा, देखते हैं किसको निरूपित करता है। अर्घट्टा को एक सामान्य शब्द में बताता हूं, फिर आप इसको आसानी से समझ जाओगे। अर्घट्टा के लिए सामान्य शब्द है रहट। रहट तो आप सब लोग जानते ही होंगे, क्या होता है रहट, एक ऐसा पहिया रहता है, उस पहिए में हर जगह ऐसे बॉक्स लटके रहते हैं, ऐसे बॉक्स। ये बॉक्स क्या करते हैं, इन बॉक्सों में पानी आएगा, ये बॉक्स का ये पहिया क्या लगा रहेगा, कुएं में लगा रहेगा। अब क्या करेगा, इस पहियों को जैसे ही चलाया जाएगा, बैल जनरली इस रहट को चलाते हैं, इस पहियों को जैसे ही घुमाया जाएगा, इसमें से यहां जल है इस क्षेत्र में, जैसे पहिया ऊपर जाएगा तो जल आएगा और यहां जल जमीन पर जल फैला दिया जाएगा। फिर अगला डब्बा आएगा, अगला डब्बा लेके आएगा, इस तरह पहिया घूमता रहेगा और ऊपर जल आता रहेगा, बस याद रखना। तो ये होता है रहट। देखते हैं क्या पूछा है इसमें। अर्घट्टा का मतलब बंधुआ मजदूर तो नहीं है। सैन्य अधिकारियों के लिए भूमि अनुदान नहीं, ये भी गलत है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, जल चक्र सुनने में लग रहा है जल चक्र ऐसा है कि वो ज्योग्राफी संबंधित हो या क्लाइमेटोलॉजी संबंधित हो, नहीं है, ये चक्र है, ये वाला जो चक्र बना है ये जल चक्र है। कृषि भूमि में बदली हुई बंजर भूमि नहीं। तो क्या अर्घट्टा का मतलब सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र इसका अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार, शुरू हुए मॉडर्न इंडिया के प्रश्न। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए। पूछ रहे हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार किस समय अपनाया गया, ये पूछ रहे हैं। देखते हैं क्या ऑप्शन है। आपको पता होगा स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार स्वदेशी आंदोलन में अपनाया गया था, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। ऑप्शन देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में, सही है, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस स्वदेशी आंदोलन में ही पहली बार बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग किया गया था। इनको ना जो गर्म दलीय नेता थे उग्रवादी, उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन से भी राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, बहिष्कार, इन शब्दों को भी पारित करा, शब्द मतलब इन प्रक्रियाओं को भी पारित कराया था। जो स्वदेशी आंदोलन था उसका मुख्य जो प्रक्रिया थी, मुख्य जो रणनीति थी वो थी निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध। और जब गांधी जी आ गए तो गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध को बदल दिया सत्याग्रह में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला है एक बार तीनों ऑप्शंस पे नजर तो घुमानी चाहिए। कभी हो सकता है कि आप गच्चा खा रहे हो या आपको लग रहा हो ए हो, लेकिन बाद में आपको पता चला कि नहीं ये नहीं, डी इसका सही डिस्क्रिप्शन है। होम रूल आंदोलन 1916 नहीं, ये गलत है। असहयोग आंदोलन 1920, ये भी गलत है। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928, देखो साइमन कमीशन 2-3 बार तो आ गया है, कम से कम ऑप्शंस में तो आपको मिल गया है। तो साइमन कमीशन को अच्छे से पढ़ना है आपको। आंसर क्या निकला है हमारा, आंसर निकला ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक जो समाज थी उसका संबंध है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इस समाज में उन स्थापना में उनकी मदद उनकी पत्नी ज्योतिबा बाई फुले द्वारा भी की गई, सॉरी सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले कह रहा हूं, सावित्रीबाई फुले द्वारा भी की गई थी। क्यों उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना इसलिए की थी ताकि ब्राह्मणवाद का विरोध कर सकें, जातिवाद का विरोध कर सकें और समानता की मांग कर सकें, दलितों के उत्थान की बात कर सकें, इसलिए सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। बिहार में आदिवासियों के, नहीं बिहार से संबंधित नहीं था, महाराष्ट्र से संबंधित था और आदिवासियों से नहीं था, दलितों से ज्यादा संबंधित था। गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, नहीं ये भी गलत है। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, सही है, महाराष्ट्र में क्या था, जाति विरोधी आंदोलन था। पंजाब में किसान आंदोलन नहीं था। तो आसान क्वेश्चन था सत्य शोधक समाज, क्योंकि जो सामाजिक सुधार आंदोलन है वो भी आपके लिए एक
काम की चीज है, तो आपको समाज सुधार आंदोलन अच्छे से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ संस्थाएं दे रखी हैं और पूछा है केशव चंद्र सेन का संबंध निम्नलिखित में से किन किन से है, या किन किन ने इनकी स्थापना की है। सही पॉइंट तो ये है, कौन कौन की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा हुई है। देखते हैं, पहली कलकत्ता यूनिटेरियन है, एक्चुअली यूनियन नहीं, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी या कमेटी की स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने कब की थी? इसकी स्थापना हुई थी 1821 ईस्वी में, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की थी। इसमें क्या पूछा है, कौन कौन की स्थापना, किस किस संस्था की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा की गई है? तो पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो पहला ये गया और पहला यहां पे है तो ये भी गया। अब बचते हैं बी और सी, मतलब दो तो तीन तो उसका आंसर है ही, अगर हमको दो पता है तब भी हम अपना आंसर निकाल चुकेंगे। लेकिन देखो, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये तो सब लोगों को पता होगा कि इसकी स्थापना किसने की थी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की। इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। क्या उद्देश्य था इनका? उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, मतलब आधुनिक मूल्यों को लेकर चल रहे थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के कारण ही आपको पता होगा ब्रह्म समाज का विघटन हुआ था, पहला विघटन हुआ था। ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया था, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा, और जो भारतीय ब्रह्म समाज था उसका नेतृत्व आ गया था केशव चंद्र सेन के हाथों में। तो वाली बात आपको पता है। तो तीन तो वो भी कह रहे हैं तीन है, अब आपको दूसरा पता होना चाहिए। टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, एक्चुअली एक मंदिर था जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा ही की गई थी। एक मंदिर मान सकते हैं इसको, सब लोग जाते थे मॉर्निंग में, प्रेयर करते थे, इसमें टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन में। तो इसकी स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन द्वारा ही की गई थी। तो 2 और 3 इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या निकला? आंसर निकला बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का मतलब है 1919 का अधिनियम। और मैंने बोला है जब भी ऐसे प्रश्न लिखे आए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड पूछे तो आप उसका सन जरूर याद करो, या अधिनियम 1919 के बारे में पूछे तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड लिख लो साइड में, ताकि आपको एक पता रहे कि आखिर किस अधिनियम के बारे में स्पष्ट ये पूछ रहा है। नहीं तो कई बार होता है कंफ्यूजन होता ही है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आप 1909 में ले जाओगे मार्लेमेंटो के टाइम पे, तो ऐसा नहीं करना है। जितनी कम आप गलती करोगे उतना ज्यादा सिलेक्शन में आपका चांस बढ़ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो सकता है। और आप देखो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसका एक कारण रहेगा ह्यूमन एरर। जो आपको आ रहे हैं, जो सिंपल क्वेश्चन है वही आप गलत कराओगे, क्योंकि जैसे ही आपको लगा अच्छा ये तो पढ़ा है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, ठीक है कर ही लेंगे इसको, तो और जब आपने सोचा कर ही लेंगे तो उसके गलत होने के चांस बढ़ गए हैं। सिंपल क्वेश्चन को आपको गौर से पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि वो गलत ना हो पाए। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का संबंध किससे था? सामाजिक सुधार से। तो आप याद करो कि इसको आपने ठीक ठाक पढ़ा होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे जो प्रावधान है आपने पढ़ लिए होंगे। तो अब याद करो क्या ऐसा कोई प्रावधान था जिसका संबंध समाज सुधार से था? तो आपको कोई प्रावधान नहीं मिलेगा ऐसा, तो समाज सुधार नहीं था। क्या शैक्षणिक सुधार से संबंधित कोई प्रावधान था? ये भी नहीं था। ये तो उधर 1813 में था, इसमें कहा गया था कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा पे, कि ये नई बात अलग है। पुलिस प्रशासन में सुधार, ये भी कहीं उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। तो संवैधानिक सुधार से संबंधित था। और संवैधानिक स्तर पर क्या सुधार किए गए थे कि उत्तरदायी शासन दिया गया था राज्यों में, द्वैध शासन की शुरुआत की थी, जो केंद्रीय सदन था, केंद्रीय विधायिका थी, उसको द्विसदनीय बना दिया गया था। ये संवैधानिक सुधार हुए एक प्रकार से। तो संवैधानिक सुधार की बात की गई थी किसमें? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में। चलिए याद रहेगा ये वाला, याद तो आपको आगे भी इस बात को याद रखना है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, क्या करना है इनका? सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट्स बनाया जाएगा, मतलब डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। कब आए थे?
इनकी योजना, इसको बोला जाता है क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन भी बोला जाता है 1942 में। एक क्वेश्चन ऐसा आया था प्रीवियस ईयर में कि द्वितीय विश्व युद्ध मतलब भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया थी, तो उसमें यही एक आंसर था, ऑप्शन था क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव, वो उसका ऑप्शन सही था। तो दोबारा से आ गया क्रिप्स। देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। ब्रिटिश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने इतनी मांग की पूर्ण स्वतंत्रता दे दो, हम तुम्हारा साथ दे देंगे, लेकिन उन्होंने एक बार हाँ नहीं करी 1945 तक। 1946 में जब उनकी हालात होने लगे खस्ता, अब बचे नहीं ये पैसे, आर्थिक स्थिति भी डामाडोल होने लगी है, अपने साम्राज्य को समेट नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ पूंजीवाद बढ़ रहा है, समाजवाद तेजी से बढ़ रहा था, तो इन सब चक्कर में उन्होंने कहा भारत को स्वतंत्र करेंगे। फिर उन्होंने घोषणा की थी कि 1948 तक किसी भी कंडीशन में जो है भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो यहां तो बिल्कुल नहीं बोला था, पूर्ण स्वतंत्रता की बात तो उनने की ही नहीं थी 42 में। स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। देखो स्पष्ट रूप से जो माउंटबेटन योजना थी जिसमें कहा गया था कि भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, क्रिप्स में नहीं कहा गई थी ये वाली बात। जब ये वाली बात क्रिप्स में नहीं कही गई थी तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और इसका बहिष्कार कर दिया कि हम तुमको नहीं मानते, क्योंकि मुस्लिम लीग एक बात पड़ गई थी, पाकिस्तान दो पाकिस्तान दो पाकिस्तान दो, नहीं दोगे तो हम रोने लगेंगे, ये करने लगेंगे, वो करने लगेंगे, ऐसे जिद पड़ गए। और लास्ट में तो क्या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना लिया, मतलब हम प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे, निर्दोषों को भी मारेंगे और हमको पाकिस्तान बनाना है। सोचो इस लेवल पे भी कोई पहुंच सकता है, पहुंचे भी हैं लोग, क्या करेंगे उसका। तो इसको देखते हैं, तो ये वाला आंसर भी हमारा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बचे हैं 2 में से तो कोई एक लगाएंगे ही लगाएंगे। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। कोई ऐसी बात नहीं थी, प्रारंभ से लेके अंत तक एक बात बोलते रहे थे कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स देंगे और भारत राष्ट्रमंडल में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होगा। क्या है राष्ट्रमंडल? राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जिन देशों को कभी ब्रिटेन के ने गुलाम बनाया था। जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उस टाइम ये बात विरोध हुई था इस बात का कि हम इस गेम में क्यों शामिल हो रहे हैं, हम तो मतलब ये तो गुलामों की संस्था है। ऐसा नहीं है, इस बात फैक्ट है, ये बात को झुठला नहीं सकते हैं कि ब्रिटेन ने हमको गुलाम बनाया था। तो जो ब्रिटेन से कभी जुड़े रहे थे, सम्मान में ऐसा बोला जाता है कि जिनका संबंध कभी ब्रिटिश साम्राज्य से था, उन राष्ट्रों का समूह है, जबकि असलियत क्या है, जो गुलाम बने रहे थे उनका समूह है राष्ट्रमंडल। अब गुलाम बने थे तो बने थे, उसमें बदलाव आप कर नहीं सकते, तो शामिल होने में क्या बुराई है? कम से कम बाकी जो गुलाम बने थे उन देशों से संपर्क साधो, उनसे अच्छी बात बताओ। अच्छा तुमको भी ब्रिटिश ने पीटा? हाँ, वो कहेंगे हाँ हमको भी पीटा भाई तो आप लोगों के संबंध अच्छे होंगे उससे, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए, यही बात बोली थी, बार बार ये बात बोल रहे थे कि तुमको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन कब देंगे? ये हम देंगे तुमको प्रथम सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद। गांधी जी का तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा कल का भरोसा नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध में बोले थे तुमको उत्तरदायी शासन देंगे और रोलेट एक्ट दे दिया था। अब तुम्हारी बात कैसे मान ले भाई, हम नहीं मानते तुम्हारी बात, तो इसको भी बहिष्कार कर दिया था। तो फाइनली क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो स्टेवर्ट क्रिप्स की योजना में क्या बात की गई थी? भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। ये क्वेश्चन भी आसान था आपके लिए। तो अब देखते हैं, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? पिछले साल भी विभाजन के बारे में पूछा था, इस साल फिर पूछ लिया है, कोई बात नहीं, इस साल भी हम सही करेंगे इस ऑप्शन क्वेश्चन को। वर्ष 1907 में जो भारत का जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था उसका कारण क्या था? मैंने आपको बताया था, एक कारण तो ये था कि लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, गर्म दलीय नेता, लेकिन बना किसको दिया था? रास बिहारी घोष को। दूसरा, जो स्वदेशी आंदोलन था उसके बाद भी उग्रवादी और उदारवादियों में विरोध बढ़ गया। उग्रवादी क्या चाह रहे थे कि भाई ये स्वदेशी आंदोलन बंगाल से संबंधित है तो इसको बंगाल तक ही सीमित कर लो, इसको हम आगे तक नहीं बढ़ाएंगे। उग्रवादी क्या कह रहे थे? जो बाल गंगाधर लाल बालपाल जो हमारे थे और अरविंद घोष, वो कह रहे थे पूरे भारत में फैलाएंगे। और फाइनली जो स्वदेशी आंदोलन था पूरे भारत में फैला और उसी का प्रभाव था कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। मैंने आपको बताया था, जॉर्ज पंचम आए थे, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस दिल्ली दरबार में घोषणा की गई थी कि अब हम बंगाल विभाजन को समाप्त
करते हैं। बस ये बात आपको याद रखना है। तो सूरत विभाजन क्यों हुआ था, मैंने आपको बता दिया, एक कारण तो पिछली बार भी देखा था। इसमें ये देखते हैं ये क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको क्या पता है जरूरी नहीं है, ये क्या पूछ रहे हैं वो जरूरी है। ए, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, ये गलत है। जो सांप्रदायिकता का प्रवेश ऑफिशियली किया था वो किया था 1909 में, जबकि विभाजन कब हो गया है, विभाजन हो गया 1907 में। कैसे सांप्रदायिकता का प्रवेश किया, इनने पृथक निर्वाचन का प्रारंभ कर दिया। मैंने आपको बताया था पृथक निर्वाचन क्या था, मतलब इन्होंने कहा कि अब मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया जाता है, और पृथक निर्वाचन का मतलब था कि मुस्लिम ही उस क्षेत्र से खड़ा हो गए और मुस्लिम ही उनको वोट दे सकेंगे, ये व्यवस्था शुरू की थी। अब बताओ बाकी समुदाय पर क्यों ध्यान देंगे, फिर वो केवल मुस्लिमों की उन्नति की बात करेंगे, तो ये गड़बड़ थी इसमें। बी देखते हैं, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विकास का अभाव। पिछले वीडियो में मैंने आपको वाली बात बताई थी कि गरमपंथी जो थे वो रत्ती भर विश्वास नहीं करते थे नरमपंथियों पर, और क्या कहते थे कि तुम जो तरीके अपनाते हो वो ना राजनीतिक भीख है। मतलब ये क्या करते थे कि अंग्रेजों को पत्र लिखते थे, कैसा है अंग्रेज भाई तुम चले जाओ, मतलब उदारवादी मांगते तो नहीं थे, उदारवादी कहते थे अंग्रेज भाई साहब ऐसी बात है कि हमको और सुविधा दो, हमको उत्तरदायी सरकार दो, पत्र भेज दिया, और अंग्रेज सोच के रखते थे हाँ अंग्रेज मान लेंगे। क्या ऐसा हो सकता था क्या, इतने निर्दयी लोग कैसे मानेंगे। अंग्रेजों को असली रूप में पहचान ही नहीं पाए थे उदारवादी। फिर चलो एक पत्र पहुंचाया, अब पत्र की कोई खबर नहीं आई, फिर उसके लिए स्मरण पत्र पहुंचाते थे याद दिलाने के लिए कि मैंने उस तिथि को पत्र लिखा था, मतलब हमने उस तिथि को पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि हमको उत्तरदायी शासन दो और आपने नहीं दिया है, याद कर लो इस बात को। स्मरण मतलब याद दिलाना, याद दिलाने के भेजा, फिर नहीं सुना फिर दोबारा से याद दिलाना, ये उनकी रणनीति थी। तो उग्रवादी कहते थे तुम ये है राजनीतिक भीख और हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा सही। अब देखते हैं अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, 1906 में हुई है। तो मुस्लिम लीग से कांग्रेस का क्या संबंध था उस टाइम, तो क्या दिक्कत है, गठित हो गई मुस्लिम तो हमको क्या दिक्कत है, कांग्रेस ने कहा, तो ये भी नहीं हो सकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। देखो इस पूरी की पूरी लाइन में एक ये शब्द गलत है, अगर यहाँ लाला लाजपत राय लिखा होता तो इसकी संभावना बढ़ जाती ठीक होने की, लेकिन अभी हमारा आंसर क्या है, अभी हमारा आंसर है बी। याद रखिए मैंने आपको बता ही दिया कि रत्ती भर विश्वास नहीं करते थे उग्रवादी उदारवादियों में कि तुम कुछ कर सकते हो, वो सोचते थे ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो भी करना है हमें करना है, और इस चक्कर में हम के चक्कर में दोनों में विभाजन हो गया। उदारवादियों को लगता था अगर सत्ता इनके हाथ में चली गई तो बहुत हिंसा होगी, और हिंसा हुई तो गलत बात है, ब्रिटिश कितना भी मार लें हमको हिंसा नहीं करनी है, ऐसा वो मानते थे। चलिए तो ये हुआ आज का हमारा डिस्कशन। आज के डिस्कशन में यही क्वेश्चन आए हुए थे, तो 2016 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी ही बाकी अगले 5 साल के क्वेश्चन भी हम जल्दी से करेंगे, और अगर आप वीडियो देख रहे हो और आप 5 जून का एग्जाम दे रहे हो जो 22 वाला है, तो आपको निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलना चाहिए, इसका फायदा जरूर उठाइए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, और मैंने आपको बताया ही था कौटिल्य एकेडमी मिशन यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज नई अपडेट मिलती चले, नए नए मटेरियल आपको मिलते चले। चलिए तो अगले वीडियो तक टाटा बाय बाय, सी यू।